नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का राहुल गांधी पर बयान सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं में लीडर ऑफ ऑपोजिशन और पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम में अध्यक्ष महोदय, ये ऐसी व्यवस्था है जिन व्यवस्थाओं के कारण अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक सुदृढ़ डेमोक्रेसी है। बहुत ही दुख की बात है, श्री राहुल गांधी जी एक संवैधानिक व्यवस्था में लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हुए जिस तरह का उनका व्यवहार है, पार्लियामेंट में जिस तरह की वो भाषा उपयोग में करते हैं, संवैधानिक पद जो अध्यक्ष जी का पद है उस पद को भी वो क्वेश्चन करते हैं। ये डेमोक्रेसी को, संविधान को कमजोर करने वाले एक्शंस हैं। इसके पीछे एक पुराना इतिहास भी है। जब श्री राहुल गांधी जी ने अपनी ही पार्टी के, उनकी ही पार्टी के द्वारा, उनकी ही सरकार के द्वारा बनाए हुए ऑर्डिनेंस को पब्लिक में सबके सामने फाड़ के फेंका था, तो संविधान की मर्यादाओं का पालन करने का उनका कोई इरादा मुझे नजर नहीं आता। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ऋतिक पांडे के परिवार से मुलाकात की है। डिप्टी सीएम ने जो है ऋतिक के आवास पहुंचकर परिवार वालों को सांत्वना दी और उनका दुख भी बांटा। साथ ही ऋतिक के पिता को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और वहीं नोएडा थाना सेक्टर 39 पुलिस ने 8 लाख रुपए की कीमत की 47 प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और घटना में इस्तेमाल कार सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 29 जुलाई को चौकी सेक्टर 37 क्षेत्र में संदिग्ध कार को रोक करके चेकिंग करने पर आरोपी के पास से ये इलेक्ट्रॉनिक चाइनीज सिगरेट और कार बरामद की गई। आरोपी की पहचान जो है रिजाय अहमद के रूप में हुई है। वही आरोपी उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के गांव उमरो खुर्द इस्लाम का रहने वाला बताया जा रहा है। और अब खबर नोएडा से है, जहां थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा, 75 ई सिगरेट पैक और 13 ई सिगरेट खुली हुई, 88 ई सिगरेट, 34 फ्लिपकार्ट के खाली लिफाफे बरामद किए गए हैं। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान जो है बोडा महादेव मंदिर के सामने सेक्टर 47 डी ब्लॉक के बाहर सर्विस रोड के पास एक अभियुक्त रंजीत पुत्र रामबोथ को गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना हाजा पर मामला दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और लखनऊ में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की और वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। सीएम योगी ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सबने अपनी प्रदेश कार्य समिति का आयोजन किया है। मैं इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश भर से आए हुए आप सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आप सब समाज के उस तबके से संबंधित हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व देते हैं जिनकी अपेक्षा है, जिनकी आकांक्षा है और जिनके मन में समाज जीवन और राष्ट्र जीवन के साथ आगे बढ़ने का एक जज्बा है। जब कोई समाज अपने स्व का बोध खोता है तो उसके सामने पहचान का एक संकट खड़ा होता है।
और कुछ ऐसा ही षड्यंत्र इस समाज के साथ किया गया जो आज अपने को पिछड़ा वर्ग कहता है। उस समाज के साथ जो अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपने पौरुष से भारत को भारत बनाने, भारत को सोने की चिड़िया बनाने, भारत को समृद्धि के नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जज्बा रखता था, जब एक साजिश के तहत उसे आपस में ही लड़ा करके उसके सामने उसके सत्व के बोध को समाप्त करवा दिया गया, तो एक पहचान का संकट न केवल इस समाज के सामने बल्कि पूरे देश के सामने आ गया था। और यही कारण है, वे ताकतें जानती थी कि अगर ये समाज ऐसे ही पराक्रमी रहा, ऐसे ही पौरुष से भरपूर रहा, तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई आक्रांता भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगा। और इसके लिए उन्होंने साजिश रची, आपस में लड़ाने की साजिश रची, आपस में ही एक दूसरे को भिड़ाने की साजिश रची, और परिणाम हम सबके सामने है। जो कार्य कभी विदेशी आक्रांता करते थे, आज वही कार्य तो इस देश के अंदर छद्म सेकुलरिज्म के नाम पर आने वाले राजनीतिक दलों ने किया है। यही कार्य तो किया है, वही तो कर रहे हैं, उनके द्वारा यही तो कराया गया। और ज्यादा दूर मत जाइए, ये चुनाव, अभी लोकसभा का चुनाव इसका एक उदाहरण है। कैसे आपस में लड़ाया गया, कैसे आपस में एक दूसरी जातियों को लड़ा करके अस्तित्व का एक संकट खड़ा करने का प्रयास किया गया। और फिर कौन नहीं जानता आप में से, ये समाज अगर अपने पौरुष और पराक्रम के लिए जाना जाता था, तो भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति के प्रति उतनी ही अटूट आस्था के लिए भी जाना जाता था। इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है। याद करिए, यही कांवड़ यात्रा इस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रतिबंधित की गई थी। ये केवल एक कांवड़ यात्रा नहीं है, ये केवल शिव भक्तों का एक मंगल गान नहीं, उनकी यात्रा भर नहीं है, इसके साथ रोजगार भी जुड़ा हुआ है। याद करिए, कांवड़ यात्रा के साथ चलने वाले लोगों का रोजगार, उसके साथ लगे हुए हस्तशिल्पियों का रोजगार, उसके साथ लगे हुए छोटे गांव के दुकानदारों का रोजगार, उसके साथ जुड़े हुए वे सभी अन्य कार्य जो उस यात्रा के साथ चलते थे, जिनकी आजीविका चलती थी। एक यात्रा वर्ष भर के लिए उनके पास इतनी आमदनी करती थी कि वे उस आमदनी को फिर कहीं लगाते थे, उससे कई गुना मुनाफा कमा करके फिर अपने और अपने परिवार की भी और देश की समृद्धि में भी अपना योगदान देते थे। लेकिन पिछली सरकारों ने इसको रोकने का काम किया था। आपके पर्व और त्योहार याद करिए, किसी एक पर्व और त्योहार को आप नवरात्रि में दुर्गा मूर्ति का स्थापना करते हैं। मूर्ति में क्या, मूर्ति अपने आप बन जाती है, उसके लिए कारपेंटर भी चाहते होंगे, उसमें मिट्टी का काम करने वाले लोग भी चाहिए होते हैं, उसमें उसकी डिजाइनिंग बनाने वाले लोग भी चाहिए होते हैं, उसमें रंग भरने वाले लोग भी चाहिए होते हैं,
उसके लिए उस प्रकार के वस्त्रों की साज सज्जा के लोग भी चाहिए होते हैं। क्या एक व्यक्ति कर पाता है क्या? अलग अलग तबके के लोगों को जोड़ने का एक माध्यम भी बनता था और उतने ही रोजगार का सृजन भी वह करता था। पिछली सरकारों ने इसको भी रोकने का काम किया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना आपके सामने है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने देश के अंदर 60 प्रदेश के अंदर 60 वर्षों तक शासन किया। समाजवादी पार्टी की 4-4 बार प्रदेश में सरकार थी। इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए कार्य क्यों नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए जो हस्तशिल्पी हैं, जो कारीगर हैं, कौन है? क्या ये ओबीसी समाज से जुड़े हुए नहीं है? क्या इसमें कोई कुम्हार, कोई विश्वकर्मा, कोई लोहार, कोई स्वर्णकार, क्या ये नहीं है? पीएम विश्वकर्मा और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के साथ जुड़े हुए, माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए इन सभी कार्यों को जो आज केंद्र और राज्य सरकारें चला रही हैं, क्या इसके साथ ओबीसी का रोजगार नहीं जुड़ा हुआ है? आप याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार का समय 2015 और 16 का समय, जब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का परिणाम आता है। 86 एसपीएम की भर्ती होती है और 86 में से 56 एक जाति विशेष के हो जाते हैं। क्या ये ओबीसी के हितों पर कुठाराघात नहीं था? बहनों और भाइयों, क्यों लोग उसमें मौन हो जाते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में 7 वर्षों में हम लोगों ने 6.5 लाख भर्ती की है और मैं कहता हूं दावे के साथ, इन भर्तियों में ओबीसी समाज की, साफ ओबीसी और एससी समाज की 60% भर्ती हुई है। 60% से अधिक भर्ती हुई है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर लोग प्रश्न खड़ा करते हैं। 69,000 नहीं, हम लोगों ने 1,25,000 भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों की और 69,000 जिन शिक्षकों की भर्ती के बारे में प्रश्न खड़ा किया जाता है, ये समाजवादी पार्टी के वही मोहरे हैं जो लोग 86 में से 56 एक ही परिवार और एक ही जाति विशेष के लोगों को भरने का काम किए थे। वे लोग आज प्रश्न खड़ा करते हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में, बहनों और भाइयों, अगर केवल 27% ओबीसी के आरक्षण के हिसाब से भर्ती होती तो भर्ती होती 18,200, लेकिन भर्ती कितनी हुई? 31,500। 31,500। उन्हें इस बात की चिंता है कि ओबीसी समाज अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपने पौरुष और पराक्रम से इतनी अधिक सीटें क्यों प्राप्त कर गया, और इसलिए इसे विवादित करना है, इसके लिए उन्हें बदनाम करना है, इसके लिए तमाम षड्यंत्र करने, इसके लिए तमाम प्रकार की साजिशें रची जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश, 2006 में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी गाजीपुर जनपद में, और गाजीपुर जनपद के साथ के उस हत्याकांड में कृष्णानंद राय के साथ मरने वाले लोग कौन थे? उनके साथ, उनकी सुरक्षा के साथ जुड़े हुए जो लोग थे, उनमें एक रमेश पटेल थे। क्या ये ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? इनके साथ एक रमेश यादव भी थे। क्या वे ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? ऐसे ही तमाम अन्य लोग थे। कोई सम यादव भी थे। क्या ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए तो इसका मतलब उन्हें आप ओबीसी में नहीं गिनेंगे?
मैं पूछना चाहता हूं, राजूपाल की हत्या प्रयागराज में जिस नाव माफिया ने की थी, क्या ये राजूपाल ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? उमेश पाल, क्या ये ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? फिर इन माफियाओं को गले से लगाने वाले लोग कौन थे? और समाजवादी पार्टी के लोग इन माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश में अराजकता और गुंडागिर्दी और दंगों की आग में प्रदेश के को झोंकने का कार्य जो की थी, उस समय ये पीडीए के लोग कहां थे? ये पीडीए का नारा लगाने वाले लोग उस समय कहां चले गए थे? और इसीलिए प्रश्न खड़ा होता है, जिन लोगों ने ओबीसी समाज और प्रदेश के युवाओं की नौकरियों में डकैती डाली थी, जिन लोगों ने यहां के रोजगार पर डकैती डालने का काम किया था, जिन्होंने प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, और जो लोग उत्तर प्रदेश जैसे अनलिमिटेड पोटेंशियल के प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए जिम्मेदार थे, बहनों और भाइयों, वे लोग आज आपसी फूट डालो और राज करो की अपनी नीति के तहत लगातार अपने दुष्प्रचार तंत्र के माध्यम से समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। आज जब ओबीसी मोर्चा के इस प्रदेश कार्य समिति के इस सम्मेलन में मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है, तब मैं आप सबका आह्वान करूंगा। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वास्तविक तथ्यों को समाज के सामने रखें, समाज को इन बातों से अवगत कराएं। तथ्य प्रमाणित हैं, आपके सामने प्रमाणित तथ्य होंगे। समाजवादी पार्टी अपनी 4 बार की सरकार के समय ओबीसी और एससी और प्रदेश के युवाओं को कितनी नौकरी और रोजगार दी है, इन तथ्यों को निकालिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7 वर्ष में कितनी की है, यह भी समाज के सामने रखिए, और उसमें यह भी देखिए कि ओबीसी समाज के कितने लोगों को उसके माध्यम से नौकरी मिली। यह भी बताए जाने की आवश्यकता है, उन्होंने कितने लोगों के रोजगार को छीना, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने लोगों के रोजगार को उपलब्ध कराया है, यह भी जनता के सामने आना चाहिए। उन्होंने ओबीसी की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया था, इन माफियाओं को पाल करके, इन्हें पलवित और पुष्पित करके, और उन्होंने कहां पर ओबीसी समाज के मार्ग पर कांटे बिछाने का काम किया था, इससे भी समाज को अवगत कराने की आवश्यकता है। आपके पर्व और त्योहार में व्यवधान डाल करके प्रदेश को दंगों की आंख में झोंकने का जो काम किया था, उसके बारे में भी अवगत कराइए। आपकी खेती बाड़ी के मार्ग में जो इन्होंने अवरुद्ध पैदा किए थे, इसके बारे में अवगत कराइए। और अब तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर न केवल उत्तर प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया है, बल्कि प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ साथ उनके परिवार के जनों और बटाईदारों को भी 5 लाख रुपए की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंदर आच्छादित करने का काम किया है। बहनों और भाइयों, इन योजनाओं का सर्वाधिक लाभ ओबीसी समाज ले रहा है, लेकिन उन्हें अवगत कराएगा कौन, उन्हें बताएगा कौन? उन तक बताने की जिम्मेदारी आपकी है, उस समाज के बीच तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। और यही नहीं, हमें यह भी करना चाहिए। आप समाजवादी पार्टी के समय ओबीसी के कितने छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती थी, और इस समय नरेंद्र कश्यप ही हमारे इस विभाग के मंत्री हैं, ये अपने आंकड़े भी प्रस्तुत करें और बताएं कि 2475 रुपये हमने 2475 करोड़ रुपये केवल और केवल ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए आज स्कॉलरशिप के लिए हमारी सरकार ने दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार इसकी आधी पैसा भी नहीं देती थी, आधे छात्रों को भी स्कॉलरशिप नहीं देती थी। और इसीलिए आज आपसे मैं कहने के लिए आया हूं, आप में, इस समाज में बजरंग बली की ताकत छुपी हुई है।
बस उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। रावण की लंका को जलाने में और उसको दहन करने में बहुत देर नहीं लगेगी। ये जो रावण आज गुमराह करके समाज को आपस में ही लड़ाने का काम कर रहा है, याद रखना, हमारा ओबीसी समाज मजबूत हो, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें सर्व समाज के साथ बेहतर समन्वय करके देश विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों को बेनकाब करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्राण प्रण से जुटना है। यही तो छत्रपति शिवाजी महाराज का आह्वान था, यही उनका आह्वान था। ये समाज विभाजित था, अयोध्या में राम मंदिर अपवित्र हुआ। ये समाज विभाजित था, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि का मंदिर अपवित्र हुआ। ये समाज विभाजित था, हमारे देवादिदेव महादेव भोलेनाथ भगवान विश्वनाथ का मंदिर अपवित्र हुआ। जो हमारा ओबीसी समाज सबसे अधिक गौ सेवा करता था, याद करिए, उसी समाज में गोवंश छीन करके उन्हें गौशाला में नहीं, उसकी गौ सेवा नहीं, बल्कि उसको कसाईयों के हवाले किया जाने लग गया। गौकसी होने लग गई, गौ हत्याएं होने लग गई, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ होने लग गया। ये सब मौन है, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता इसके लिए। ये अयोध्या पे नहीं बोलेंगे, ये मथुरा पे नहीं बोलेंगे, ये काशी पे नहीं बोलेंगे, ये माफिया राज पे नहीं बोलेंगे, ये लोग दंगों पे नहीं बोलेंगे, ये लोग कांवड़ यात्रा पे नहीं बोलेंगे, ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे नहीं बोलेंगे, ये होली और आपके पर्व और त्योहारों पे चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, ये लोग जाति के नाम पर आपको लड़ाने की किसी भी कुत्सित मंशा से सदैव किसी न किसी षड्यंत्र में और उस प्रकार के षड्यंत्रों में लिप्त रहेंगे। और इसके लिए इन्होंने सबसे बड़ा औजार के रूप में इस्तेमाल किया है अपने स्मार्टफोन को। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और उसके माध्यम से झूठे वक्तव्यों को निकाल करके झूठी जातियां और झूठे। तो सीएम योगी को सुन रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।